welcome to Speak Out with Me. This is Riyanshi Yadav, and we are back again with all the insights on Jammu and Kashmir. The two phases have been passed, and joining me live on Speak Out with Me today is VG Rena, the political speaker and the social activist. Welcome. Joining on live with me is political speaker and social activist straight from Jammu and Kashmir, Mr. VG Rena. Hello, sir. Welcome to Speak Out with Me. हेलो। तो जैसे देखें कि फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो गया है, क्या चेंजेस है जो आए हैं? आपको क्या लगता है कि अब जो दो फेजेस कंप्लीट हो गए हैं उनके बाद क्या ऐसे चेंजेस आए हैं? इसमें एक्चुअली ये है कि जो पहला वाला फेज था उसमें आपको पता ही है कि उसमें पोलिंग भी बहुत ज़्यादा रही और उसमें परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा रही। लेकिन उसमें से ऐसा देखने में आ गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओवरऑल ग्रिप होती थी पूरे कश्मीर में और जम्मू के कुछ संभागों में, लेकिन वो ऐसा देखने को नहीं मिला। और आज उस दूसरा वाला फेज आ गया। दूसरे वाले फेज में श्रीनगर सिटी में स्पेशली आपने देखा होगा कि वहाँ परसेंटेज बहुत कम रही। हम्म। हालांकि मैक्सिमम लीडर्स जो है दे कम फ्रॉम श्रीनगर सिटी, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे लोगों को वहां इलेक्शन में वोट डालने के लिए। इसलिए इससे ये पता अंदाजा लगा रहे हम कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रुप है जो पहले हुआ करती है उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। जी। और दूसरा ये है कि पीडीपी जो एक राइवल के तौर पर उभरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट, अब वो भी उस दमखम में आजकल नहीं है। उन्होंने पहले से ही कंसीड कर लिया है कि हम किसको सपोर्ट देंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इस चीज से खारिज ही कर दिया कि उनकी ज्यादा मतलब सीटें आने वाली नहीं है। अब जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज के बारे में ये है कि इसमें ये एक तरफ तो डोमिनेशन है भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू रीजन का है, हम्म। और जो बारामूला वगैरह है। बारामूला में क्या आपको पता ही है कि नया एक फैक्टर आया हुआ है इंजीनियर रशीद का। जी। वो फैक्टर वहाँ सबसे ज्यादा काम करेगा, और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके अगेंस्ट है। वहाँ पीडीपी का कोई ज्यादा रोल वहाँ नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का थोड़ा रोल है। और इसलिए वहाँ इन्हीं दो पार्टियों के दरमियान में मुकाबला रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंजीनियर वाला फैक्टर है वो बहुत हद तक आज इनकी जो डोमिनेशन है हम्म। उसमें सेंध लगाने जा रही है। पर क्योंकि अगर हम हम पहले देखें समझते। कि जैसे वोटर टर्नआउट जो था वो फर्स्ट फेज में 63% से ज्यादा था और सेकंड फेज में 52 से कम रहा है, तो उस पर क्या विचार है? ये मतलब बढ़ने की बजाय कम क्यों हुआ? इसमें एक वजह यह है कि वो जो श्रीनगर वाली सिटी वाली सीटें हैं वहाँ मिडिल क्लास रहता है, ये तो आपको पता है। और वो ज्यादा एक्सर्ट नहीं करते हैं वोट डालने के लिए। और दूसरा वो ये समझते हैं कि वोट डालकर जिन लोगों को उनको वोट करना होता है उनके साथ उनकी ज्यादा मतलब वो निभती नहीं है। इस वजह से वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अदरवाइज, और ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मतलब उनकी तरफ से रोल ये होना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुए। वो इस तरीके से ये भी दिखा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनने वाली है, जो डिस्पेंसेशन बनने वाली है, उसके मुतलक उनकी जो ओपिनियन है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है। नहीं है। क्योंकि वो बार बार ही देखते आए हैं, इसी वजह से वहाँ पोलिंग जो है वो अभी आप देखो। जो पुराना इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का होम मिनिस्टर रहा है अली मोहम्मद सागर, जी। वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे कम है, सबसे कम। हालांकि होना ये चाहिए था कि उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए था। अच्छा, हालांकि श्रीनगर सिटी में आजाद उम्मीदवार भी है, पीडीपी वाले भी हैं, और भी पार्टीज हैं, लेकिन फिर भी वो इनको ज्यादा कामयाब इसमें नहीं हुए कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। क्योंकि अभी तक हमने देखा है पहले से ही कि गाँव में लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो टाउन और सिटी होती है इसमें ओवरऑल कम ही होता है, क्योंकि पर लोग अगर ये छुट्टी के बात तौर पर नहीं करें मना इस लेते। इस समय, अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित समाज की, तो किस तरह से इतने समय से विस्थापन के दर्द को कश्मीरी पंडित जो समाज है वो झेल रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी क्या किसी में उस पे मलहम लगाने के लिए कामयाब हुई है या नहीं हुई है? अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है। आपने जी। सुना होगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यही कहती है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। जी। जी ये बिल्कुल। कश्मीर की संस्कृति का एक अहम अंग है। ये जब तक नहीं उसके साथ मिलेंगे तब तक ये सारे सब इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे 35 साल में प्रैक्टिकली किसी भी पार्टी ने रिहेबिलिटेशन के लिए कोई भी काम नहीं किया।
स्लोगन उन्होंने दे दिए, नरेटिव्स उन्होंने बनाए, जी। लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं। काम नहीं हुआ। अब जो आज आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारे कश्मीरी पंडित खुद जाते हैं, खुद वहां अपना कांटेक्ट बनाकर अपने इलाके में जाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जो पहल है वो लोकल पब्लिक की है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, रोल उसमें नहीं है। एजेंसीज का कोई रोल नहीं है। और इनका ये नैरेटिव जो है, ये पहले से बराबर 35 साल से कश्मीरी पंडित सुनते आए हैं। बिल्कुल। अब कश्मीरी पंडित की जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पर थी। लेकिन अब देखने में ये लग रहा है कि शायद कश्मीरी पंडित उससे भी अब दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, पर क्योंकि उनको जिस लग तरह रहा है। सियासत जो है वो गरमाई हुई है, कोई कहता है कि हमने कश्मीरी पंडित के लिए ये किया, कोई सियासतदान कहता है कि जब सरकार थी पहले तो कश्मीरी पंडित को हम्म, रहने के लिए हम लोगों ने क्वार्टर्स दिए, हमने उनकी डेवलपमेंट के लिए ये क्या 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 सच्चाई है इसमें? इसमें ये सच्चाई है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, जी। उसने वो खुद आया था, उन्होंने उसने कैंपों का दौरा भी किया था। फिर उसने यहीं पर अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की एक पैकेज देने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए जो नौजवान बेकार है। और दूसरा, इनके लिए हम जो अकोमोडेशन उस वक्त थी वो टेंटेड अकोमोडेशन, उस टेंटिंग एकाजोशन के अगेंस्ट हम टेंटामेंट बिल्डिंगें बनाएंगे, फ्लैट टाइप बनाएंगे। उसमें उनको यहाँ जम्मू में जब तक इनका रिहेबिलिटेशन नहीं होता है तब हम्म। तक उनको ठहरने के लिए वो बनाकर दे देंगे। जी। वो चीज हो गई, मतलब वो जो बिल्डिंगें बनी, वो फ्लैट व्लैट वो बन गए। उसमें कम से कम 3-4 हजार लोग तो उसमें रह रहे हैं। लेकिन जब तो एम्प्लॉयमेंट वाली बात थी, एम्प्लॉयमेंट वाली बात में उन्होंने ये बिल्कुल। कहा था कि हम 6 हजार लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। 3 हजार का जो इसमें एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करेगी, और 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 50% नहीं किया। उन्होंने उन 3 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर नहीं लगाया। ठीक है, ये बिल्कुल। फिर बाद में जब भाजपा वाली गवर्नमेंट मरकज में आई, तब जाके फिर सेंटर ने उन 3 हजार का एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त किया। तब जाके वो 6 हजार अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। मतलब अब मानो करीबन 15 साल के बाद वो अब कंप्लीट होने जा रही है। इसके अलावा जो रिलीफ था, रिलीफ बिल्कुल बहुत ही कम है। मतलब 3300, 3000, 3200, दो सौ बिल्कुल। पचास रुपये एक व्यक्ति का खर्चा है 1 महीने का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार फैमिली जो होगी उसका खर्चा कितना होगा। जी। और ज्यादा से ज्यादा जो रिलीफ है वो 13 हजार है। अब जिस फैमिली में 6 बंदे हैं, अब बिल्कुल। ये बताओ मुझे 13 हजार में 6 बंदे क्या कर सकते हैं सही बात। आजकल के हिसाब में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इतना ही हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बाकी वहां गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह बना रही है कश्मीर में। वो सबसे ज्यादा उसमें ये है कि जो एम्प्लॉयज है हम्म। पीएम पैकेज वाले, उनको अकोमोडेट करने के लिए, अदर देन पीएम पैकेज किसी को अकोमोडेट वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे उतनी हैं। अकोमोडेशन नहीं बन रही है। और ये दूसरी बात ये है कि कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि हमारी जो रिहेबिलिटेशन है ये सिंपली यहाँ से उठाकर वहां जाना नहीं है। राइट। इसके जितने भी एस्पेक्ट्स है, उन एस्पेक्ट्स के बाद में बारी बात होनी चाहिए, वो डिस्कस होना चाहिए किस तरीके से जाना है, जो कहाँ उनके बैठना है। कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशंस है, वो उनके साथ जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब चीजें उसमें होनी चाहिए, हर एक चीज का इंतजाम रहना चाहिए, तब जाके वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी तक यही है कि स्पेशली जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो करने के मूड में भी नहीं है। अब अभी भी थोड़ी उम्मीद है, अगर भाजपा गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है अगर वो करती है वाकई, तो उम्मीद किसी के ऊपर और है नहीं। ये बात। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव रैली की शुरुआत डोडा क्षेत्र से की और ऑपोजिशन पर उन्होंने अटैक करते हुए जिक्र किया कि आर्टिकल 370 का भी स्टेटहुड देने का भी वादा किया था। और उन्होंने ये कहा कि पूरा इलेक्शन जो है ओपोनेंट्स वर्सेस जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स के बीच है। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? वो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेशली इस वक्त अगर आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट जो इस वक्त इलेक्शन में है प्रोसेस में, वो सब यूथ की है। जी। आप यूथ ही देखेंगे हर जगह बढ़ चढ़कर वही हिस्सा ले रहे हैं। जो एल्डरली पर्सन हैं, जो मिडिल एज के ऊपर हैं, उनकी पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा नहीं है। नहीं है। वोटर वो है, वो सही बात है। जी। लेकिन जो इलेक्शन में जो पहला हराबल दस्ता इस वक्त चल रहा है वो यूथ ही चल रहा है। डिसीजन यूथ को ही लेना है, और यूथ का ही डिसीजन होगा जो सामने नतीजे के तौर पर आएगा, वो यूथ का ही डिसीजन। वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यूथ ही इस वक्त इन्वॉल्व है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो शगुन परिहर जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि
जो पीडीपी है और नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हमेशा सोसाइटी को तोड़ने के लिए काम करता है, तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस कमेंट से आप कितना सहमत हैं? देखो, इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी पोलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये इकदार में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार जी। हैं। हाँ, इनको इनको इन चीजों से कोई परहेज नहीं है। जहाँ जो बात चलती है, ये वहाँ वही बात करते हैं। जी। जहां इनको लग रहा है कि शायद मुसलमानों की तरफ से अपीसमेंट की बात करें, उससे हमें जी। वोट मिलेंगे, ये वही करेंगे। और अगर हिंदू एरिया में जाएंगे, वहां वो बात करेंगे जो हिंदू इलेक्टोरेट को थोड़ा उनको लगेगा कि ये हमारे फेवर में है। ये तो इन सब का प्रोग्राम तो ऐसा ही चलता है। जी। जहां जो चले, जहां जो करना वो करते रहते हैं। ये बिल्कुल कोई नई बात इनके लिए नहीं। ये तो चलता है, पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है। बिल्कुल। और ये भी, और ये बात जो है, ये स्टेज वाली बात है जो स्टेज पर कहा जाता है। अब जी। आप ये अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते हैं कि स्टेज के बाद में ये क्या क्या कहते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल। मार्केट में क्या क्या कहते रहते हैं। ये तो इनका हरबा है ही, क्योंकि मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से इकदार तक पहुंचना है। पहुंचना बिल्कुल। ये और बीजेपी से शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को उन्होंने तरह तरह के नामों से बुलाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है ये परिवारवादी है, पाकिस्तान परस्ती है और पत्थरबाजी है। तो आपको क्या लगता है कि उनका बयान ये सही है? उनका बयान इस वजह से सही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना प्रोग्राम बताया, उसमें उसने कह दिया कि हम जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ देंगे। जी। जी। अगर वो ये कहता अगर वो ये कहता कि जिनके ऊपर ज्यादा सीरियस क्राइम का नहीं है, उसको छोड़ देंगे। उसने कहा सब ब्लैंकेट जितने भी हैं उनको छोड़ देंगे। जिनके खिलाफ केसेस हैं वो वापस ले लेंगे। जो प्रॉपर्टी सीज की है ईडी ने टेरर फंडिंग में, शायद वो भी रिलीज करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होंगी, इन सब चीजों का नतीजा यही निकलेगा कि जो उग्रवादियों की सोच है, जो हुर्रियत की सोच थी, उसको इस चीज से तकवीत मिल सकती है। क्योंकि जितनी आप नरमी बरतेंगे उतना वो ज्यादा फैलेगा। जी। जितनी आप स्ट्रिक्टनेस रहेंगे, सवाल ये है कि आप लोगों को आपने मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ये वो आदमी इन्वॉल्व हो रहा है जो इस एक्टिविटी में शामिल हो रहा है। जी। जो टेरर फंडिंग की बात है, अभी इंजीनियर रशीद की बात बिल्कुल। को मैं बताऊंगा। उसने पूरी जो इलेक्शन मुहिम है उसको हाईजैक करके ले लिया, सिर्फ इस बात पर कि मैं 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हूं और बिल्कुल। मुझे इसलिए बंद किया गया कि मैं लोगों की आवाज उठा रहा था। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। उस वजह से उसको जेल में रखा गया है। लोगों की बात उठाने के लिए उसको जेल में नहीं रखा गया। जी। लेकिन लोगों में ये बात चली गई कि ये इमोशनल मसला बन गया, ये सेंटिमेंट इसने इन्वॉल्व कर दिया। राइट। और लोग सेंटिमेंट के ऊपर ही इस वक्त बह रहे हैं। अदरवाइज इंजीनियर रशीद की कोई उतनी बड़ी पार्टी थी नहीं, उतना कोई कैडर भी नहीं था, उतनी पहुंच भी नहीं थी, उनकी से उतनी नहीं थी। लेकिन इन्होंने इसको इमोशनल बनाया और आम लोगों को इमोशंस में इन्वॉल्व करके इस बिल्कुल चीज को फंसाया। ये आगे चला रहे हैं। हाँ, उसका नतीजा वो निकल रहा है। अब ये जो कांग्रेस और नेशनल की है, अब ये आपने देखा होगा, कल ही उमर जी। अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस वालों को जम्मू में इंटरेस्ट देना चाहिए। वो हम्म। वहां से आकर कश्मीर में आए हैं, कश्मीर में उनको क्या करना है? जी। जी। उनको जाकर जम्मू में चीजें भी करना उमर अब्दुल्ला ने सरकार को क्रिटिसाइज भी किया है इस चीज पर। उन्होंने कहा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को क्यों बुलाया गया है। है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन विटनेस करने के लिए। ये हमारा आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स को आपको बुलाना ही था तो आप फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाइए ताकि वो आके यहाँ पे इलेक्शन कवर करें। ये तो एक सिर्फ पावर दिखाने का तरीका है। ये पावर दिखाने का तरीका नहीं है। स्टेट जो है, जेएंड के स्टेट, ये तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा है। जी। इस वक्त आपको ये पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें फैलाई जाती, जी। बहुत सारी गलत बातें फैलाई जाती है। अभी यूएनओ के ये यूएन के असेंबली का इजलास हो रहा है, वहां पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में बहुत सारी गलत बातें कही। इसलिए इन इन व्यू ऑफ दैट ये बहुत जरूरी बात थी कि अगर आप वहां के डिप्लोमेटों को बुलाकर उनको दिखा रहे हैं कि भाई आप देखो, आप अपने हिसाब से देखो, चेक कर लो। अब वो आकर मुतमिन हो रहे हैं। अब उन्होंने सर्टिफिकेट एक किस्म की दे दी कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो रहा है, फेयर हो रहा है, राइट। ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और ये बात जो है, ये सिर्फ मुल्क के फेवर में नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला के फेवर में भी है, ये इसी के फेवर में नहीं है। लेकिन उन्होंने, मैंने कहा पिछली बार भी, मैंने कहा कि इनका काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उसको क्रिटिसाइज करना ही करना है। ताकि यहाँ, मतलब ये आपको मैं बताऊंगा,
एक जमाना ये था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्लोगन रहता था कश्मीर में, कांग्रेस का खूनी पंजा, तोड़ दो मरोड़ दो, जी। ये उनका नारा नारा था। मतलब आज अब वो कांग्रेस और नेशनल एक साथ मिले हुए हैं। अब मिले हुए क्यों हैं? क्योंकि दोनों को लग रहा है कि हमारी जो सीट है वो खिसक रही है। इस वजह से अब हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे, शायद इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ में जो इनको पॉजिटिव बातें लोगों में कहनी चाहिए थी, पॉजिटिव उन्होंने बातों का कही नहीं। प्रोपेगेंडा करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब आप देखो यहाँ एक या दो वाक़ा कहीं मिलिटेंसी का हो जाएगा, वो इस बात पर ये कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर में मिलिटेंसी अभी है, जी। कुछ कम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, पर ये लेकिन फॉरेन ऐसा नहीं। डिप्लोमेट्स का आना, ये काफी लोगों ने और भी क्रिटिसाइज किया। उन लोगों ने कहा कि ये गाइडेड टूरिस्ट की तरह उनको बुलाया गया, कि उनको पहले समझाया गया कि आपको वहां जाना है, इलेक्शंस देखने हैं, उनको देखने के लिए बुलाया गया। पर अगर इसके अलावा अगर वो उनको कवर करने के लिए बुलाते तो ज्यादा बेहतर होता, तो लोग स्थिति जम्मू कश्मीर की वर्ल्ड वाइड समझ पाते। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये बताओ, जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि डिप्लोमेट्स को कश्मीर जाने के लिए, आपने तो उनको बताना ही है, अपनी तरफ से प्रेफरेंस तो देना ही है कि आपने किस चीज़ के लिए जाना है वहाँ, हम जी। क्या चाहते हैं कि आपको क्या देखना है। अदरवाइज वो वैसे भी देख जा सकते हैं, उनकी कोई पाबंदी नहीं है। जी। जी। लेकिन गवर्नमेंट ने पर्पज लिए इलेक्शन के सिलसिले में उनको, इसलिए उनको ब्रीफिंग्स देनी जरूरी थी। बाकी जो वो कहते हैं कि उनको बाहर फॉरेन फॉरेन जो मीडिया मीडिया पर्सन है उनको भी बुलाना चाहिए, उनकी पाबंदी थोड़ी है, वो तो वैसे ही घूम रहे हैं। उनकी कोई पाबंदी कश्मीर में जाने की कोई किसी की नहीं। हर एक के लिए खुला है कश्मीर। लेकिन मैंने कहा ना, इनको सिर्फ किसी भी तरीके से इनका तोड़ करने के लिए बात करनी है। अदरवाइज इसमें वो बात नहीं। ये ऐसा भी कहते हैं कि भाई अगर आप इनको लाने थे तो आज ही क्यों लाए, ये बाद में भी ला सकते थे, जी। पहले भी ला सकते थे। किसी भी तरीके से डाउट क्रिएट करने की बात है ये, और कुछ नहीं। ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपको इस बार क्या लग रहा है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, कि दो फेज ऑलरेडी निकल चुके हैं, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि अपना दम बनाई हुई है और उसकी सरकार बन सकती है? मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस पोजीशन में नहीं रहेगी। जी। और भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू में बहुत अच्छा भी करती है, लेकिन फिर भी उस नंबर तक पहुंचना उनका मुश्किल है। मुश्किल है। जी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए मुश्किल है कि जो इंजीनियर फैक्टर है वो अब देखना है कि तीसरे फेज में वो कितना नुकसान करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इन केस कि उनकी तरफ से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक दो सीटों पर उनका असर रहेगा, तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है, और कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट बना भी सकती है। तीसरे फेज के बाद में वो क्वेश्चन आए। जी। थैंक ये यू है सो क्योंकि मच। इंजीनियर रशीद का जो है वो जो ये नार्थ वाला कश्मीर है, जी। वहाँ करीबन 14-15 सीटें वहां पर है। हम्म। वो डिसाइड करने जा रही हैं कि ये किस तरफ जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है पिछले 2-4 दिन में, मैं देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गैदरिंग्स वगैरह चल रही है वो भी अच्छी खासी होती है, वो कम जी। नहीं होती है। और इंजीनियर रशीद की भी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा हो अब रही है। ये देखना इस प्रेजेंस को वो कितने वोटों में तकसीम ये कन्वर्ट करते हैं, ये उससे पता चलेगा। और डिसीजन इसी थर्ड फेज में हो जाएगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर ऑन स्पीक आउट विद मी, रियांशी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। Speak Out with Me.